Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to revise all the chapters which are going to come in half yearly examination. Half yearly examination आपके जो होने वाले हैं उसमें जो भी chapters 1 से 6 तक के बीच में साइंस के आने वाले हैं तो इन सभी 6 chapters का इस वीडियो में हम रिविजन करेंगे. जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस और जो सैम्पल पेपर्स मैंने बनाए हैं वो कर लेते हैं. सो आई एम अश्योरिंग यू कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. ओके, सो ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा और साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं आपको. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द रिवीजन, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें स्टार्ट करना होगा. 6 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कंटेंट शीट, इसमें कौन कौन से चैप्टर हम देखने वाले हैं. चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, देन 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, एंड 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स. Chapter number 5 the world of metals and non-metals, then chapter number 5 changes around us, physical and chemical changes, then adolescence a stage of growth and science. So ये 6 chapters इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. जिन बच्चों के एग्जाम में इसके अलावा भी कोई चैप्टर आने वाला है वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसके लिए भी ऐसा ही एक रिविजन वीडियो हम फिर से क्रिएट कर लेंगे. ओके, सो these all chapters are from class 7th new NCERT of science curiosity. ओके, सो आई होप, वैसे तो सभी चैप्टर्स की वीडियो मैंने बना दी है और हर वीडियो के बाद में एक समरी के लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाती हूँ जिसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वन शॉट होगा जिसमें हम ये 6 चैप्टर्स को एक साथ तैयारी कर लेंगे. ओके, चलिए चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. ये मैं लास्ट में बोलती हूँ बट बच्चे लास्ट तक देखते नहीं हैं और वो नहीं बताते हैं. सो यहीं पर मैं बता देती हूँ वीडियो कैसी लगेगी, लास्ट में प्लीज लेट मी नो. ओके, चलिए चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस. जो जो चीजें इसमें हमने पढ़ी थी वो सभी रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा था साइंस एज अ जर्नी. साइंस कैसे है, एक जर्नी जो हम पढ़ाई करने वाले हैं इस क्लास में. जो भी चैप्टर्स थे उसकी एक जर्नी के थ्रू यहाँ पे हमें बताया गया है. साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट. ऐसा नहीं है कि साइंस की सिर्फ हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, बट अ वे क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग. हर चीज में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत होनी चाहिए और चीजों को एक्सप्लोर करने की आदत होनी चाहिए. साइंस हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड बोथ स्मॉल थिंग्स लाइक सेल्स एंड लीव्स एंड लार्ज फिनोमिना लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स. छोटी से छोटी चीज लेकर और बड़ी से बड़ी चीज, जैसे एक सेल से जो बॉडी बनती है ह्यूमन बीइंग की या किसी भी जीव की, ऑर्गेनिज्म की, और बड़े से बड़े फिनोमिना लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है हमें साइंस की स्टडी. The aim is to encourage curiosity and allow learners to make small discoveries for themselves. इसका जो एम होता है साइंस की स्टडी करने का वो ये होता है कि वो एनकरेज करे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी लाए. किनके अंदर? जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग है ना, ताकि हम छोटी छोटी डिस्कवरीज करें अपनी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए. देन सेकेंड हमने देखा था क्यूरियोसिटी इन साइंस. क्यूरियोसिटी क्यों होनी चाहिए, एक अंदर से इच्छा क्यों होनी चाहिए. सो लर्निंग इज कंपेयर टू अ बटरफ्लाई एंड अ पेपर प्लेन. क्यूरियोसिटी मेक्स इट्स टेक फ्लाइट. सो जैसे लर्निंग जो है, एक आप पेपर का प्लेन ले लीजिए, इसमें एक क्यूरियोसिटी अगर आती है, जानकारी अगर हमें किसी चीज की चाहिए तो उसमें हम जानकारी के लिए बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, मतलब बहुत आगे तक जाकर हम नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं. इवन सिंपल थिंग्स लाइक पेपर प्लेन्स हैव इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक प्रोग्रेस सच एज द स्टडी ऑफ फ्लाइट्स. एक छोटी से छोटी चीज, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जैसे पेपर का प्लेन. आप देखो, पेपर से प्लेन बनाकर हम उड़ा रहे हैं, इसी से तो एक साइंटिफिक प्रोग्रेस, एक रियल थॉट, मोटिवेशन मिला होगा जिससे कि स्टडी की गई फ्लाइट्स की, राइट. साइंस ऑफन बिगिंस विद सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन. साइंस हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होता है, जैसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों से, और छोटे छोटे क्वेश्चन से. ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट बहुत बड़ी चीजों से ही शुरुआत करते हैं, शुरुआत छोटे से भी होती है. देन हमने देखा था साइंस एज अ प्रोसेस. साइंस एक प्रोसेस होता है. क्यूरियोसिटी तो हमने देख लिया, अब प्रोसेस. ऐसा नहीं आज मैंने किसी चीज की इच्छा की और आज ही मैं कोई डिस्कवरी कर लूंगी, नहीं, ये एक प्रोसेस है. साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी बट ऑल्सो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी होती है. थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज वी गेन अ डीपर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, हमारी जो प्रकृति है उसके बारे में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, तो हमें और ज्यादा गहराई में जानकारी प्राप्त होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लोजली लिंक्ड टू नेचुरल प्रोसेसेस, हमारी जो गतिविधियां हैं, हम जो भी काम करते हैं ह्यूमन बीइंग, ये क्लोजली लिंक होते हैं किससे? नेचुरल प्रोसेस से। जो भी प्रकृति, जो चीजें हो रही हैं प्राकृतिक तौर पर, उससे कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। साइंस कैन प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, साइंस से ही हमें आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं। देन इससे हमें सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आज के लोगों को तो सुविधा दे ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अंधाधुन यूज करके आज ही हम खत्म कर दे। आगे आने वाली जनरेशन के लिए जब हम बचाते हैं तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें साइंस के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। देन इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ साइंस, इंटरकनेक्टेडनेस मतलब कि ऐसा नहीं है कि साइंस एक अलग फील्ड है, ये कनेक्टेड है, अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो साइंस को हम एज अ होल पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज में लुक सेपरेट बट आर इंटरकनेक्टेड। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये सब क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिस्कवरीज इन वन ब्रांच ऑफन इंस्पायर क्वेश्चंस और एडवांसेस इन अनदर, अगर फिजिक्स के क्षेत्र में कोई डिस्कवरी होगी, कोई नई जानकारी प्राप्त होगी, तो वो दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करती है और आगे की और डिस्कवरीज के लिए प्रेरित करती है। दिस इंटरकनेक्टेडनेस व्यू हेल्प्स अस सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली, ये जो एक दूसरे से ये सारे फील्ड जुड़े हुए हैं, ये हमें हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। क्या? बहुत जटिल से जटिल, कॉम्प्लेक्स यानी बहुत कठिन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इफेक्टिव वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था थीम्स ऑफ बुक। इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उसके थीम्स के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ था, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, जैसे एसिडिक बेसिस, देन मेटल्स, नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये सारे चैप्टर अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। हीट, वाटर साइकिल इन एनवायरमेंट के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइट, शेडो एंड सेलेस्टियल मूवमेंट। सेलेस्टियल यानी वो हर बॉडी जो यूनिवर्स में है, जो ब्रह्मांड में है, चाहे वो प्लैनेट हो गए, चाहे वो स्टार्स हो गए, सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज जो बोलते हैं। देन ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये जो स्टेज हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, क्या क्या आपको इस बुक में पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। यहाँ पर हमें चैप्टर में हमें मोटिवेट किया गया है कि हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए, तभी जाके हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, चीजों को जानने की जागृत होगी। जैसे बीइंग अ साइंटिस्ट मीन्स आस्किंग व्हाई एंड हाउ। हमें साइंटिस्ट बनना मतलब ये नहीं कि चले गए एक्सपेरिमेंट ही करने, छोटी छोटी चीजों में क्वेश्चन करना कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज ऐसे कैसे है। तो क्वेश्चन करने से जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो क्यूरियोसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एज फाइंडिंग करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं किसी ने हमें कुछ कहा और वो हम मानकर बैठ गए, जब तक हम खुद से सही ना जानकारी इकट्ठी कर ले, तब तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स नॉट ओनली कंफर्म व्हाट वी एक्सपेक्ट बट ऑल्सो रेज न्यू क्वेश्चंस। एक्सपेरिमेंट से हमें नए और आगे जानकारी लेने की या एक्सपेरिमेंट्स करने की तरफ हमें मोटिवेशन मिलता है। साइंस इज एन ऑनगोइंग जर्नी, साइंस एक जर्नी है ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। आगे कुछ भी इसका अंत नहीं है कि साइंस आज हमने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, अब कुछ है ही नहीं फाइंड आउट करने के लिए। नहीं, ये एक जर्नी है जिसमें एक्सप्लोरेशन होते रहेंगे, नई नई डिस्कवरीज होती रहेंगी। ओके, सो ये हमने चैप्टर की समरी देख ली, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में। बाकी अब इसी चैप्टर के बेसिस पे 20 मार्क्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे। जो डिटेल क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी मैं समरी वाला जो वीडियो होता है उसमें बना चुकी हूँ। ये 20 क्वेश्चन से आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी क्वेश्चंस, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी और आंसर आपको खुद फिल करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। लास्ट में मैंने आंसर दिए हुए हैं, है ना, तो आप वहां पर तब मैच करेंगे, अभी साथ के साथ फिल करते चलेंगे। साइंस इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक ऑफ फैक्ट्स, इट इज एन इन्वेंशन टू डैश एंड डैश। तो यहाँ क्या क्या आएगा वो आप फिल कर लीजिए। द पेज नंबर्स इन द बुक फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ डैश एंड अ डैश।
Then learning takes flight when dash leads the way. Observing shadows of projects in sun was an early method to measure what? Then the three main natural movements studied in astronomy are rotation of earth, revolution of earth around the sun and revolution of dash around the earth. earथ के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया गया है. पहला है साइंस इज अ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट नेवर चेंजेस. साइंस कभी चेंज नहीं होता है. ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है. लाइट हेल्प्स अस टू सी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. ट्रू और फॉल्स. देन डिस्कवरीज इन वन ब्रांच ऑफ साइंस कैन इंस्पायर आइडियाज इन अनदर ब्रांच. ये ट्रू है कि फॉल्स. अभी हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट कनेक्टेड विद साइंटिफिक स्टडी या डिस्कवरी. क्या जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टेड नहीं है. ये ट्रू और फॉल्स क्या है बताइए. अर्ली इन्वेंटर्स स्टडीड बर्ड विंग्स बिफोर डिजाइनिंग फ्लाइंग मशीन. फ्लाइंग मशीन डिजाइन करने से पहले, डिस्कवर करने से पहले क्या जो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इन्वेंशन की, खोज की, वो चिड़िया के पंख देखा करते थे, उनकी स्टडीज किया करते थे कि किस तरीके से फ्लाई कर सकती है मशीनें भी चिड़िया की तरह. ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है. देन नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. पहला है विच ऑफ दीज शोज दैट साइंस इज एवर इवॉल्विंग. इनमें से कौन सा हमें बताता है कि साइंस हमेशा इवॉल्व होता रहता है. ओल्ड थ्योरीज नेवर चेंज. न्यू डिस्कवरीज कीप एडिंग नॉलेज. ओनली एक्सपेरिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. साइंस एंड्स ऑन वंस वी लर्न इट इन स्कूल. देन द प्लेफुल डिजाइन ऑफ पेज नंबर इन द टेक्स्ट बुक इंस्पायर्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, बटरफ्लाई एंड पेपर प्लेन, सन एंड मून, ट्री एंड फ्लावर. कौन सा इसमें से करेक्ट है. देन 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है. आइस मेल्टिंग, फ्रूट राइपनिंग, देन रॉक ब्रेकिंग इनटू पेबल्स, वाटर फ्रीजिंग. देन हु मेड लेक्चर्स ऑन केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल. इनमें से केमिकल हिस्ट्री जो है कैंडल की वो किसने लिखी है. देखिए कुछ टॉपिक्स जो मैंने रिवीजन में नहीं लिए अभी इस चैप्टर के, वो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ले लिए, तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा इस चैप्टर में से. ठीक है. आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और पीसी रे. देन व्हाट कनेक्ट साइंस विद सोसाइटी मोस्ट क्लोजली. एंटरटेनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेस्टिवल्स एंड और स्पोर्ट्स. तो इनमें से कौन से करेक्ट आंसर है आप टिक कर लेंगे. देन नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई एंड पेपर प्लेन. ये किससे मैच होगा. मैच टाइम यहाँ दिया हुआ है तो ए बी सी डी ई. इनमें से जो सही है आप मार्क कर लेंगे. जैसे ह्यूमन बॉडी प्रोसेस, अर्थ रोटेशन, इंटरकनेक्टेड साइंस आइडिया, आस्किंग क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी, नेचुरल फिनोमिना, सन, अर्थ एंड मून. यहाँ दिया है साइंस प्रोसेस, डे एंड नाइट, ब्लड सर्कुलेशन, एक्लिप्सेस. ये किससे क्रिएट होते हैं, किनसे जुड़े हुए हैं, वो आप मैच करके लिखेंगे. तो आई होप सबने लिख लिया है. अब मैं आपको आंसर दिखाने जा रही हूँ, ये आप मैच कर लेंगे और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे किसको कितने मार्क्स आए. ऐसे आप लिख दीजिएगा चैप्टर 1 मुझे इतने में से इतने मार्क्स आए, मतलब 20 में से इतने मार्क्स आए. ठीक. तो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर यहाँ दिए हुए हैं. सो पहले में आपका क्वेश्चन आ जाएगा परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, बटरफ्लाई, पेपर प्लेन, क्यूरियोसिटी, टाइम, मून. फिर पहला वाला फॉल्स है, फिर ट्रू है, फॉल्स है, देन ट्रू है. यहाँ पे एमसीक्यू के आंसर्स दिए हुए, मैच द फॉलोइंग आप यहाँ से देख के सही से मैच कर लेंगे. ओके. सो इसके साथ हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है. सो विद इन 10 minutes 11 minutes वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 2 देख लेते हैं. सो चैप्टर 2 का हमारा नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट और न्यूट्रल. तो हम क्या जानने वाले हैं कि सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका क्या क्या नेचर होता है. इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था. चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. नेचर आर साइंस लेबोरेटरी. जो हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमारी एक साइंस की लेबोरेटरी की तरह वर्क करती है. सो मेनी सब्सटेंसेस अराउंड अस कैन बी आइडेंटिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बाय यूजिंग इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स का यूज करके हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसको हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. जैसे लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर obtained from lichens and is available as solution or paper strips in red and blue color. 2 कलर में हमें ये लिटमस पेपर देखने को मिलते हैं जो लाइकेन से डिराइव होते हैं, बनते हैं. सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड. जो सब्सटेंसेस ब्लू कलर का जो लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर दे उसको हम एसिडिक नेचर बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर. और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उनका बेसिक नेचर होता है. एंड दैट डू नॉट अफेक्ट ईदर लिटमस आर न्यूट्रल इन नेचर. जो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते, जो रेड है रेड ही रह जाए, ब्लू है ब्लू ही रह जाए, वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचर में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. तो लिटमस के बारे में हम जान रहे थे. लिटमस एज एन इंडिकेटर. कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस, विनेगर, tamarind water and amla juice are
एसिडिक। जो खट्टी चीजें होती है ना खासकर वो सारी एसिडिक होती है, जैसे आंवला, टैमरिंड यानी इमली का जो पानी होता है, नींबू या विनेगर, ये सारी चीजें खट्टी होती हैं, एसिडिक होती है नेचर में। और सोप सोल्यूशन जो साबुन का झाग होता है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, देन वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, ये सब बेसिक होते हैं। फिर टैप वाटर जो नल का पानी यूज करते हैं, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन जो नमक का घोल होता है या चीनी का जो घोल हम बनाते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना वो बेसिक होते हैं। ओके, सो ये कुछ रियल लाइफ के आपको एग्जांपल्स दिए थे और लिटमस कैसे एज ए इंडिकेटर हम इसमें यूज करके चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेड रोज के बारे में, कि रेड रोज की जो पेटल्स हैं उनको हमने कैसे पेस्ट बना के, पानी बना के, और फिर हमने उसको यूज किया था एज एन इंडिकेटर। सो रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एसिडिक बेस इंडिकेटर। ये रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज जो है रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ग्रीन कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, वाइल रिमेनिंग अनचेंज्ड इन न्यूट्रल, और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो रेड रोज है ना, तो रोज जो है रेड कलर देता है एसिडिक में, तो RRA, ये मैंने चैप्टर पढ़ते वक्त भी बताया था, RRA मतलब रेड कलर देता है रोज, या रोज रेड कलर देता है तो एसिडिक होता है, एसिडिक में होता है, और रोज जो है ग्रीन कलर देता है तो वो बेसिक होता है, ठीक है। ऐसे दो निमोनिक बना सकते हैं। अदर नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, देन हिबिस्कस कैन आल्सो सर्व एज इंडिकेटर्स। ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी चैप्टर में कि ये भी एज ए इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब हल्दी को कैसे हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर? सो टर्मरिक जो होती है ये रेड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। अगर बेसिस है कोई भी सब्सटेंस तो टर्मरिक का कलर कैसा हो जाएगा, हल्दी का कलर रेड हो जाएगा, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा अगर एसिडिक या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आएंगे ही आएंगे। मैंने जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं बेटा उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर टर्मरिक जो है हमने क्या पढ़ा कि रेड कलर चेंज हो जाती है बेसिक में और कोई भी चेंज नहीं होता है अगर सब्सटेंस एसिडिक है या न्यूट्रल है तो। देन Therefore, turmeric can only detect bases। इसीलिए टर्मरिक जो है सिर्फ और सिर्फ हमें बता सकते हैं कोई सब्सटेंस बेसिस है या नहीं है। एसिडिक और न्यूट्रल का पता हमें टर्मरिक से नहीं चलता है, ठीक। देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये कैसे होते हैं? सो सम सब्सटेंसेस चेंजेस देयर स्मेल। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं, अपनी खुशबू को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जैसे एंड आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे अनियन है ना, प्याज के बारे में हमने पढ़ा था, ये एक एग्जाम्पल है। इट स्मेल डिसअपियर्स इन बेसिक मीडियम बट रिमेन इन एसिडिक मीडियम। अनियन यानी जो प्याज है उसकी जो सुगंध है, जो स्मेल है, अगर आप उसको बेसिक मीडियम में डालोगे ना तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर एसिडिक में डालोगे तो उसकी स्मेल तभी भी आती रहती है, ठीक। फिर एक साइंटिस्ट के बारे में हमें जानकारी दी गई थी, नो अ साइंटिस्ट, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इनके बारे में दिया हुआ था। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री? तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ही हाईलाइटेड, इन्होंने क्या किया था, हाईलाइट किया था इंडिया का जो एंशिएंट केमिकल नॉलेज है उसके बारे में, एंड फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड प्रमोटेड एजुकेशन इन मदर टंग्स। की जो हमारी मातृभाषा है, जो हम भाषा अपने घरों में बोलते हैं, वो यूज होनी चाहिए साइंस की स्टडी के लिए या एजुकेशन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा एसिडिक बेसिक जाना, और अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन। कोई भी एसिडिक है या बेसिक है उसको हम न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं? जैसे व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर, जब एसिड और बेस को आप मिला दोगे तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो सब्सटेंस ना तो एसिडिक रह जाता है ना बेसिक रह जाता है, क्योंकि दोनों मिल जाते हैं, एंड ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट। तो अगर मैं इसमें बताऊं जनरल इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम देखें न्यूट्रलाइजेशन का क्या होता है, तो एसिड प्लस बेस यानी एसिड और बेसिस जब एक साथ मिलते हैं तो इसमें क्या क्या क्रिएट होता है? सॉल्ट बनता है, पानी दिखता है, हमें पानी मिलता है और हीट जनरेट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा था लेमन जूस एसिडिक है, अगर इसको लाइम वाटर, चूने का जो पानी होता है उसमें हम मिला दें तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। देन नेक्स्ट हमने देखा था ये न्यूट्रलाइजेशन जो है प्रोसेस, जिसमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस अपना जो तत्व है, अपने जो गुण है वो खत्म कर देते हैं, तो इसका डेली लाइफ में क्या यूज है वो देखेंगे। सबसे पहले जैसे एंट बाइट, चींटी ने काटा, तो ये क्या होता है, इससे एक एसिड होता है जिससे हमें जलन होती है ना, चींटी काटने के बाद स्वेलिंग भी हो जाती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है,
चींटी जब काटती है तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है फॉर्मिक एसिड। अगर एसिड गया है तो वहां पर अगर हम सोडा सोल्यूशन लगा ले जो कि बेस होता है तो हमें पेन में आराम मिल जाता है, हमारी जलन जो है वो कम हो जाती है। देन सॉइल एसिडिटी कॉज्ड बाय एक्सेस फर्टिलाइजर्स इन ट्रीटेड विद लाइम दैट इज बेस। मिट्टी जो है अगर उसमें एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया है क्योंकि फर्टिलाइजर किसान डालते हैं खाद वगैरह, तो उसमें अगर लाइम चूना मिला दिया जाए जो कि बेस होता है तो बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर। ओके, जो बेसिक सॉइल उसको ऑर्गेनिक मैटर से भी ट्रीट करते हो, इस तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है। देन acidic industrial waste released into river and lakes can harm aquatic life and must be neutralized with bases before disposal। जो इंडस्ट्री होती है उससे एसिडिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो नदियों में, तालाबों में इसी तरीके से फेंक दिया जाता है जो कि एक्वेटिक जो पानी में रहने वाली लाइफ है, जीव हैं, उनको उनके लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री से जो कचरा नदियों में छोड़ा जा रहा है उसको क्योंकि एसिडिक है तो उसको ट्रीट करके मतलब बेसिस के साथ उसको रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइजेशन करके तब नदी में डिस्पोज करना चाहिए ताकि एक्वेटिक लाइफ को नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 के इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा देख लिया है ना। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो मैं क्वेश्चन पे सिर्फ पॉज करती हूँ, या आप खुद से पढ़ के करेंगे, आंसर्स आखिर मैंने बाद में दे दिए है ना। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 5-5 सभी में दिए हुए हैं। प्लीज रीड इट एंड आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा है। 6th क्लास के बच्चे इतने अच्छे हैं कि कुछ भी मैं बोलती हूँ तो वो एज इट इज करते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आते जाते हैं लगता है अरे ये तो हम कर लेंगे, क्या यहाँ पर लिख कर क्या होगा, मैम रिप्लाई तो करेंगी नहीं, या कौन देख रहा है यहाँ हमने क्या किया है, क्या पता हम नेट से देख के लिख देते हैं, मैम खुश हो जाएंगे। नहीं, आपको अगर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो आप लिख के बताइए कि मैम अब याद हो गया है, अब मैं नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, इसको पॉज करिए और लिखिए। देन मल्टीपल चॉइस के 11-12 2 क्वेश्चन है। देन ये 13-14-15 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए। देन लास्ट में आपका मैच देम है, कौन सा किससे मैच होगा वो आपको यहाँ पर मैच करके बताना है। जैसे लेमन, लेमन जूस, टैमरिन विनेगर, ये सारे क्या है इनमें से ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे 5 चीजें यहाँ दी गई है और 5 यहाँ दी गई है, सही से आप मैच कर लेंगे। आप पॉज करके सब करने के बाद यहाँ से आप अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, किसने क्या मार्क किया और किसको कितने मार्क्स आए चैप्टर 2 में, ऐसे लिख के और बता दीजिएगा। ओके, चैप्टर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो चैप्टर 3 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कॉम्पोनेंट्स। ये तीनों चैप्टर, थर्ड वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कॉम्पोनेंट्स, इसका रिविजन अब हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, राइट, बैटरीज के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं। सो इट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, कुकिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग और कूलिंग। ये एक आंसर हो सकता है आपका, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आप इस तरीके से ये वाला आंसर पूरा एज इट इज लिख देंगे। देन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं यूजेस के, इंक्लूड टेलीविजन, देन मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ओवन्स, ट्रेन्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एसीज जो होते हैं। अब मोबाइल फोन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी अगर तो चार्ज कैसे करोगे, टीवी कैसे देखोगे, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में। देन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट वेज सच एज डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल पर्पस। इन सभी फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे तरीकों से प्रोड्यूस होती है। अगर पानी से बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और विंड से बन रही है, सनलाइट से बनती है तो सोलर एनर्जी। ठीक है, देन कोल एंड नेचुरल गैसेस, इन सभी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाइल इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल, इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, है ना, ये डेंजरस भी हो सकती है अगर इसे हम सही से हैंडल ना करें तो। सो एक्सपेरिमेंट शुड ओनली बी डन विद सेफ सोर्सेज लाइक सेल्स एंड बैटरीज। जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं या रियल लाइफ में भी आप कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत केयरफुल होकर करना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सही से हैंडल नहीं करेंगे तो हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉर्च लाइट के बारे में दिया हुआ था। A torch contain a lamp। टॉर्च में क्या क्या होता है, एक लैंप होता है, बल्ब और एलईडी, एक स्विच होता है एंड 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। देन लैंप ग्लोज, ये जो लैंप है, बल्ब है, ग्लो होता है जब स्विच जो है वो टर्न ऑन होता है, क्योंकि कंप्लीट पाथ बनता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का। देन इनसाइड द टॉर्च सेल्स आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द लैंप। टॉर्च के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर वे में लगाई गई होती हैं ताकि एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने का या फ्लो का एक पूरा प्रॉपर सर्किट है वो कंप्लीट हो, तभी जाके बल्ब ग्लो करता है। अब हम देखेंगे
कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीजें मिलकर एक सर्किट कंप्लीट करती है। सबसे पहले सेल होगा। सो इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी विद टू टर्मिनल्स। सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव जिधर मेटल कैप होता है, नेगेटिव जिधर मेटल डिस्क होता है। मतलब इस तरीके से अगर सेल है तो ये जहाँ पे कैप होगी वो पॉजिटिव है और जहाँ पे प्लेन डिस्क होता है वो नेगेटिव है। फिर होती है बैटरी। बैटरी इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू और मोर सेल्स इन सीरीज। अगर हम एक दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ एक पैटर्न में अरेंज कर देते हैं, वेयर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल्स जॉइन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट, करंट को इस तरीके से हम फ्लो कराएं कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से अरेंज हो, टच हो, तो यहाँ पर हम एक बैटरी क्रिएट करते हैं जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए। बैटरीज जो है ये क्यों यूज होती हैं? प्रोवाइड मोर एनर्जी और लॉन्गर लास्टिंग पावर देन अ सिंगल सेल। एक सेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो अगर हम बैटरीज बना लेते हैं बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके तो ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये हमने दो देख लिया, इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। ये क्या देख रहे हैं हम? कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं क्या होता है। तो तीसरा है, इसमें एक लैंप होता है, इनकैंडेसेंट लैंप होता है जिसे एलईडी भी बोलते हैं। तो ये जो लैंप है इसमें एक फिलामेंट होता है, हमने देखा था इस तरीके से बल्ब है ना, तो इसमें एक फिलामेंट होता है ऐसा कुछ, राइट, जो कि करंट फ्लो होता है इसके थ्रू और ये बल्ब जो है ग्लो करता है। तो ये फिलामेंट जो है ये ग्लो होता है व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। एलईडी, लाइट एमिटिंग डियोड जो होता है, ये फुल फॉर्म है। एलईडी की फुल फॉर्म आ सकती है आपको। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक लंबी वायर होती है जो पॉजिटिव होती है और जो शॉर्टर वायर होती है वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ क्या दिया है, बल्ब जो होता है ना, इसे दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, लेकिन एलईडी जो है उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है एंड आर मोर एफिशिएंट। एलईडी ज्यादा यूजफुल होती है, एफिशिएंट होती है। देन फोर्थ है हमारा मेकिंग अ लैम्प ग्लो। कैसे लैम्प ग्लो करता है? लैम्प ग्लो ओनली व्हेन इट्स टू टर्मिनल आर करेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी। अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट इज नेसेसरी फॉर द लैम्प टू ग्लो। एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए तभी जाके लैम्प जो है वो ग्लो करेगा। If the filament is broken, the lamp is inside to be fused and it will not glow. अगर जो बल्ब का फिलामेंट मैंने ड्रॉ किया ना इस तरीके से, जो बल्ब के बीच में होता है, अगर ये टूट गया है बीच में से तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सही से नहीं पास होगी और बल्ब जो है वो फ्यूज कहलाएगा और ग्लो नहीं करेगा। देन नेक्स्ट हमने देखा था फिफ्थ इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये आंसर आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? सो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, वो जो क्लोज पाथ है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तभी जाकर ओनली देन लैंप ग्लो होता है। इफ सर्किट इज ओपन, अगर गैप है, सर्किट जो है वो क्लोज नहीं है इस तरीके से, तो करंट फ्लो नहीं होगी और लैंप ग्लो नहीं करेगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ देख लेते हैं। सो कंपोनेंट हम देख रहे हैं अभी, तो स्विच। स्विच क्या करता है? इट इज यूज टू ओपन और क्लोज अ सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करना है कि नहीं करना है उसके काम आता है। अगर हम ऑन करते हैं मतलब सर्किट कंप्लीट है, लैंप ग्लो करेगा। अगर ऑफ करते हैं मतलब सर्किट जो है टूटा हुआ है, ब्रोकन है और लैंप ग्लो नहीं करेगा। स्विचेस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। पूरे सर्किट में हम स्विचेस को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सर्किट का डायग्राम, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने चैप्टर समझाते वक्त भी बताया था आपको, ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है अगर आ जाता है तो। टू सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्किट्स आर शोन यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू भी डायग्राम बना सकते हैं आप इस तरीके से। और डायग्राम दैट यूजेस द स्टैंडर्ड सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। अब डायग्राम को यूज, सिंबल्स को यूज करके डायग्राम बना रहे हैं सर्किट का, तो उसे हम यही सर्किट डायग्राम बोलते हैं। सर्किट डायग्राम आर यूजफुल बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सली। पूरी दुनिया में एक ही तरीके से ये डायग्राम बनता है, तो ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो इसको समझना आसान हो जाता है। देन नेक्स्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सो मेटल्स जो होते हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये गुड कंडक्टर्स हैं एज दे अलाउ करंट टू पास थ्रू। करंट को पास होने देते हैं ये सारे जो मेटल्स हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, कॉर्क, ग्लास, वुड, ये इंसुलेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को पास नहीं होने देते हैं। वायर्स इसीलिए
कंडक्टर्स होते हैं, वायर्स जो है कंडक्टर्स के बने होते हैं और इनके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, ये वाले मटेरियल्स लगे होते हैं ताकि सेफ्टी रहे। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर, हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर है, इसीलिए तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का वायर छूते हैं या कुछ तो हमें करंट लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, विच इज वाई टचिंग इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर और वेट हैंड्स कैन बी डेंजरस। इसीलिए गीले हाथों से या नंगे पैरों से हमें तार को नहीं छूना चाहिए, बिजली का कोई भी उपकरण नहीं छूना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेल इज डायरेक्ट करंट, अगर हमने एक सेल बनाया, सेल से करंट ले रहे हैं तो डायरेक्ट होता है। वाइल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन इज अल्टरनेटिंग करंट या एसी। ठीक, अब इसके साथ हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स अगेन 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। मैं पॉज कर रही हूँ, तो ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप अपने हिसाब से इसको आंसर फिल कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, ये भी 5 है, आप मार्क करके आंसर लास्ट में दिए चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, 11th है, देन 12th, देन यहाँ पर 13, 14 एंड 15 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपको फिल इन द मैच टाइम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 16 से लेके 20 तक क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस किससे मैच करना है, तो A, B, C, D एंड E पांचों हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थोड़ा पॉज करके लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आंसर कीज ये दी हुई है, ठीक है। तो 3 चैप्टर्स अभी तक हमने रिवाइज कर लिए। यहाँ तक किस किस को अच्छा लगा, लाइक का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि इस तरीके की वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, तो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं ऐसी वीडियोस बना दूंगी। ओके, तो पहले आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी एक कमेंट टाइप कर दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम जानेंगे एक एक करके। तो पहला यहाँ दिया हुआ है मेलिएबिलिटी, मतलब मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर लश्यरस एंड हार्ड, इनमें शाइन होती है, लश्यरस यानी चमक वाले होते हैं और हार्ड होते हैं मेटल्स, ये सारे मेटल्स कॉपर, एल्यूमिनियम। व्हेन बीटन विद अ हैमर, अगर इनके ऊपर हथौड़ी से मारा जाए, बीट किया जाए, ये जो मेटल्स हैं ये फ्लैट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, टूटते नहीं है, ये फ्लैट हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हथौड़ी का यूज करने पे या प्रेशर क्रिएट करने पे मेटल्स अगर थीन शीट में, एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो होते हैं गोल्ड सिल्वर, ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, इससे फॉइल और ऑर्नामेंट बनाने में काम आता है। एल्यूमिनियम फॉइल, आप रोटी रैप करते हैं, लंच बॉक्स में लाते हैं, तो वो इतना पतला शीट बना दिया, सोचो फॉइल पेपर कितना पतला होता है, वो एल्यूमिनियम का ही होता है। देन नॉन मेटल्स लाइक कोल एंड सल्फर ब्रेक इनटू पीसेस, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जैसे कोयला या फिर सल्फर, ये टूट जाते हैं अगर इनके ऊपर आप हथौड़ी से मारोगे तो, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रिटल कहा जाता है, मेलिएबल नहीं कहा जाता है। लकड़ी जो होती है ना तो फ्लैट हो सकती है ना टूटती है, इसीलिए ना तो ये मेलिएबल है ना ब्रिटल है, ठीक। ये आपको आ सकता है कि वुड मेलिएबल है या ब्रिटल है, तो आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं है, ठीक। देन नेक्स्ट हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है डक्टिलिटी, पहला है मेलिएबिलिटी, सेकेंड है डक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, अगर हम मेटल को ऐसे स्ट्रेच करके और वायर्स में कन्वर्ट कर पाए, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसे तार जैसा लंबा सा हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है बीइंग स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, की वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। स्टील वायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए सस्पेंशन ब्रिजेस जो होते हैं और क्रेन्स में जो ब्रिजेस, क्रेन वगैरह में जो यूज होता है, वो स्टील के वायर्स यूज होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जैसे कोल और सल्फर जो है वो डक्टाइल नहीं है, उनसे वायर क्रिएट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ब्रिटल है, वो टूट जाएंगे। तो हमने सेकंड क्वालिटी भी पढ़ ली, प्रॉपर्टी पढ़ ली। थर्ड है सोनोरिटी, मान लो कि मेटल की कोई चीज ली और आपने उसके ऊपर चम्मच से या किसी भी चीज से बीट किया तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, सोनोरिटी यानी साउंड से रिलेटेड। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, बर्तन वगैरह गिर जाते हैं तो कितनी देर तक आवाज होती रहती है, वाइब्रेशन जैसी, तो रिंगिंग साउंड होता है व्हेन स्टक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी, इसी को सोनोरिटी कहा जाता है। नॉन मेटल्स जैसे कोल और वुड जो है, इसमें डल साउंड होता है, ऐसा रिंगिंग साउंड या मेटेलिक साउंड नहीं आता है। बेल्स, कॉइन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए मेटल्स की उसमें सोनोरिटी यूज होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ हीट, जो मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्शन में
अच्छे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए तो बर्तन में उसे यूज किया जाता है। कुकिंग वेसल्स जो होते हैं इन्हीं मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज हीट स्प्रेड्स क्विकली थ्रू देम, जल्दी से वो गर्म हो जाते हैं और खाना बनाने में आसानी होती है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जो यूटेंसिल्स बर्तन के हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक्स के या लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, उसमें हीट आसानी से पास नहीं होता है। देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, इस वाले चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब यही हीट के बारे में हमने पढ़ा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। सो मेटल्स जो है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, कोल, वुड, रबर और प्लास्टिक, ये पुअर कंडक्टर है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो टूल यूज करते हैं, जैसे पेचकस देखेंगे आप, तो उसमें हैंडल जो होता है वो रबर या प्लास्टिक का होता है, क्यों, ताकि वो सेफ फील कर सके, सेफ्टी के पर्पज से। देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल। इसमें हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि लोहे को अगर हम छोड़ दें खुले में और उस पर पानी आ रही है और ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो उसमें रस्ट यानी जंग लग जाती है। सो व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद बोथ, देखो यहाँ पे बोथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने हवा में रख दिया और पानी नहीं है तो जंग नहीं लगेगी, पानी और हवा दोनों होते हैं तो एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट उसके ऊपर क्रिएट होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। रस्टिंग डज नॉट हैपन इन ड्राई एयर, सिर्फ हवा में नहीं होगी या फिर सिर्फ पानी में रस्टिंग नहीं होगी, दोनों चीजें होंगी तभी होगी। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ये जो रस्ट बनने का, जंग लगने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग क्या करती है, डैमेज कर देती है आयरन स्ट्रक्चर को और रिपेयर कराने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, इससे हम बच सकते हैं अगर हम उसके ऊपर पेंट कर दें, लोहे के ऊपर ग्रीस यानी ऑयलिंग कर दें, या फिर गैल्वनाइजेशन, ऊपर एक लेयर चढ़ा दें, प्लेटिंग कर दें जिंक की, तो भी आयरन जो है वो सेफ रहता है, उस पर जंग नहीं लगती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज दूसरे जो मेटल है, आयरन पे तो हमने पढ़ लिया रस्ट हो रही है, अब एयर और वाटर का दूसरे मेटल्स पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे ना एयर में विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक व्हाइट कलर का फ्लेम मिलता है और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। सोडियम जो होता है वो रिएक्ट करता है विग्रसली, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, इसीलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे, वो जले नहीं। कॉपर डेवलप्स अ ग्रीन कोटिंग इन मॉइस्ट एयर, कॉपर जो होता है, आप देखेंगे तांबे के जो बर्तन हमारे मंदिरों में होते हैं उनको बहुत समय तक साफ ना करो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जमने लगती है, ऐसे ही सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होने लगती है। दिस ग्रेजुअल डैमेज ऑफ मेटल्स, ये जैसे हमने देखा कि सिल्वर काला पड़ रहा है, कॉपर हरा हो रहा है, लोहे पे जंग लग रही है, ये जो डैमेज हो रहे हैं मेटल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोशन, ठीक है। आयरन पिलर जो दिल्ली में है, दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ है, पिलर है, इट इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ एडवांस एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी दैट रेजिस्ट रस्टिंग। इतना पुराना वो पिलर है लेकिन आप देखेंगे कि उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगी है, तो उस समय में भी भारत में जो मेटलर्जी थी, मतलब मेटल से कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जो एक आर्ट है, वो इतना ज्यादा फेमस था, उस वक्त का एडवांस था। देन नेक्स्ट है सब्सटेंसेस बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स की तरह रिएक्ट नहीं करते, जैसे नॉन मेटल्स लाइक रिएक्ट नहीं करते, जैसे नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट्स डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर कंपेयर टू मेटल, ये मेटल की तरह रिएक्ट नहीं करते, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ। सल्फर जो है, हम सल्फर और फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सल्फर जो है इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हवा में अगर आप रखोगे तो आग लग जाती है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, और एक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। फॉस्फोरस जो है इतना रिएक्टिव होता है कि इसको दैट इट इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर, वो अगर आप खुले में रख दोगे ना तो उसमें तुरंत आग लग जाएगी। नॉन मेटल्स आर जनरली डल, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी रोज की लाइफ है उसमें नॉन मेटल्स के क्या यूज हैं। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये हमारी लाइफ में सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ ही पॉसिबल नहीं ऑक्सीजन के बिना। कार्बन जो है ये सेल फॉर्मेशन में जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की,
ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट्स में। नाइट्रोजन जो है ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है ग्रो होने में प्लांट को। क्लोरीन जो है हम पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन जो है ये एंटीसेप्टिक, जो घाव वगैरह हो जाते हैं उस पर दवाइयां जो लगाते हैं उसमें आयोडीन सोल्यूशन होता है। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर एसेंशियल इन इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। तो ये सभी फील्ड में, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो इसके साथ हमने चैप्टर देख लिया है। अब इसके क्वेश्चंस की बारी आती है। अगेन आई विल पॉज फॉर सम टाइम सो दैट यू कैन आंसर एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक इट। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, देन ट्रू फॉल्स है, देन मल्टीपल चॉइस का 11th 12th एंड 13 14 15 और यहाँ मैच देम। ठीक है, 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन जो है मैच देम के, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, यू कैन डू दैट। सो यहाँ पर अब आंसर की स्लाइड्स देख लेते हैं। ये आंसर्स दिए हुए, प्लीज मैच इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किसको कितने मार्क्स आए। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस। इसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं मे चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, जो दिखने में तो चेंज हो जाएंगे अपीयरेंस में, लेकिन वो सेम उनकी क्वालिटी रहती है। सम सब्सटेंसेस अफेक्ट ओनली साइज, शेप और स्टेट, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। जैसे आइस जो है मेल्ट हो गई तो पानी बन जाएगा, लेकिन पानी को हम फिर जमाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज करेंगे तो फिर से वो आइस बन जाएगी। तो इसमें कुछ भी, सिर्फ लुक चेंज हो रहा है, कभी लिक्विड हो रहा है, कभी सॉलिड हो रहा है, कभी गैस बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करो, कोई चीज बनाओ तो वो भी पेपर ही रहेगा, और उसको ओपन करोगे फिर से वो वैसा बन जाएगा। इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ बलून, क्रशिंग चॉक, मेल्टिंग आई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ये फिजिकली चेंज हो रहे हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। दूसरा हमने पढ़ा था ऐसे सब्सटेंसेस जो अपीयरेंस में भी चेंज हो जाए, मे चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम, जो सेम ना रहे। इन सम चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल है, हमने देखा था ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर। तो यहाँ पे इसमें एक इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा, जो मिल्की वाइट कर देगा वाटर को, है ना, और लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। विनेगर या बेकिंग सोडा रिएक्ट करते टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे इनो वगैरह हम डालते हैं पानी में तो कैसे बबल्स बनने लग जाते हैं, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, केमिकल चेंजेस हैपन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं अब सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। जैसे हमने पिछले चैप्टर में अभी हमने देखा रस्टिंग के बारे में, जंग जो लगती है, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज ही तो हो रहा है। लोहा था, लोहे में कुछ रिएक्शन हुआ, हवा से, पानी से, दोनों चाहिए, है ना, अभी हमने देखा था। अगर ये हवा और पानी से रिएक्ट नहीं करते तो ये लोहा रहता, अब लोहा क्या बन गया, जंग लग गई है ना, तो रस्ट बन गया है। तो इसकी वजह से वो क्या रस्ट दोबारा से लोहा बन सकता है, नहीं बन सकता। सो आयन जो है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ और मॉइस्चर, यानी जो वाटर वेपर या वाटर का जो फॉर्म है मॉइस्चर, उससे रिएक्ट करता है, एक ब्राउन सब्सटेंस क्रिएट होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या है, आयन ऑक्साइड है। रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, इसमें सब्सटेंस जो बदल गया, रस्ट से दोबारा हम आयन नहीं बना सकते। ऐसे ही कंबशन, कंबशन मतलब जब हम जला रहे हैं किसी चीज, जैसे बुक में हमने एक एग्जांपल देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो इससे नया प्रोडक्ट बनता है, हीट और लाइट जनरेट होती है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आग जब लगा रहे हैं तो वहां पर हवा होनी चाहिए। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मार्क में 2 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस इतना गर्म हो जाए, मिनिमम कम से कम इतनी हीट तो हो जाए कि वो जलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि लकड़ी हम आग के ऊपर रखते हो तुरंत आग लग जाती है, नहीं, थोड़ी गर्म होती है लकड़ी तब आग लगती है। तो कहाँ कितना टेम्परेचर तक वो गर्म हो रही है, उसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन सेम प्रोसेस। इनका क्या प्रोसेस सेम होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों का। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ चेंजेस, कैंडल अगर हम जला रहे हैं तो इसमें दोनों तरीके के चेंज होते हैं। जैसे मेल्टिंग हुई, वैक्स जो होता है वो मेल्ट होता है, फिर वो जम जाता है, मोमबत्ती से नीचे मोम टपकता है, फिर वो सॉलिड होकर व्हाइट दिखने लगता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है ना, कि लिक्विड हुआ वैक्स गर्म होकर और फिर से वो सॉलिड हो गया। लेकिन
कोई मोमबत्ती का जो हिस्सा है वो खत्म हो गई, बोलते हैं मोमबत्ती खत्म हो गई, कहाँ गई पूरी मोमबत्ती? वो जल के क्या बन गई? भाप बन गई, है ना, वेपर बन गया। तो बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर इज अ केमिकल चेंज। वो भाप बन गया, उससे हम दोबारा वैक्स नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम सॉलिड जो है उसको जला रहे हैं कैंडल को, वो पिघल जाता है, फिर से अगर नीचे ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है तो वो जम के फिर से वैक्स बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें मतलब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। आर चेंजेस परमानेंट? क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट है? तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर बर्फ पिघल गई है तो उसको दोबारा से हम बर्फ बना सकते हैं ना, तो कुछ तो रिवर्स है, लेकिन कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे चॉपिंग वेजिटेबल्स, सब्जी आपने काटी, उसको दोबारा से उसको वैसी सब्जी बना सकते हो? नहीं बना सकते। मेकिंग पॉपकॉर्न, मकई से आपने पॉपकॉर्न बना दिया तो दोबारा से मकई ला सकते हो? नहीं ला सकते। सो रिवर्सिबल चेंजेस आर यूजुअली फिजिकल, इरिवर्सिबल चेंजेस आर ऑफन केमिकल। इरिवर्सिबल जो दोबारा से नहीं हो सकते वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें। और रिवर्सिबल जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? जो चेंजेस हो रहे हैं क्या सभी चेंजेस जरूरी हैं? सो डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हाँ होने चाहिए, वो जरूरी हैं, जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क। अगर मिल्क हम उसमें दही डालें, वो जमे नहीं, तो कैसे दही हम खा पाएंगे, है ना? तो अगर दूध फट रहा है तो वो भी एक अच्छे के लिए है। फ्रूट अगर पक रहे हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर फल कच्ची रह जाए तो कैसे खाएंगे? तो चेंज जरूरी है ना, फ्रूट का पकना जरूरी है। कच्चा खाना हम कैसे खाएंगे? तो फूड, अगर हम कच्ची सब्जियां उसको तो खा नहीं सकते, उसको पकाते हैं खाने के लिए, तो ये कुछ अच्छे चेंजेस है। अनडिजायरेबल, जैसे लोहे में जंग लग रही है तो लोहे का कोई चीज हमने गेट बनवाया और वो खराब हो रहा है, तो वो अच्छी चीज थोड़ी है। या फिर फूड खराब हो रहा है, खाना हमने बना लिया कि ठीक है अभी भी खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, कल भी खा लूंगी, तो कल तक खाना खराब हो जाएगा, तो ये क्या अच्छी चीज है? नहीं ना। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो अनडिजायरेबल होते हैं। समटाइम्स अनडिजायरेबल इन वन केस बट यूजफुल इन अनदर। कभी कभी ऐसा होता है कोई चेंज एक जगह से आप देखोगे तो लगेगा कि अरे ये खराब है, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं सही है। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड वेस्ट। खाना जो है खराब हो गया, तो हमारे लिए तो वो सही नहीं लग रहा, अनडिजायरेबल लग रहा है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही अगर खाद बन जाए, सड़ के गल के खराब हो जाए और खाद बन जाए, उसको हम गार्डन में डाल दें तो खाद का, कंपोस्ट का काम करे, तो क्या है? डिजायरेबल चेंज है। तो एक ही चेंज है, किसी के लिए डिजायरेबल है और किसी के लिए अनडिजायरेबल, है ना। देन लास्ट हमने इसमें चैप्टर में क्या देखा था? सम स्लो नेचुरल चेंजेस। कुछ नेचुरल यानी प्राकृतिक चेंजेस होते हैं जो स्लो होते हैं, हमें ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कोई बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हो, उसके आसपास आप जैसे पहाड़ी एरिया में जाओगे तो बड़े बड़े माउंटेन से नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं। तो ये कैसे होता है? उन्हीं पहाड़ों में घर्षण लगने से क्या क्या कारण हो सकते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर, रूट्स, पेड़ की जड़ें, जैसे ऐसे पहाड़ है, इस बीच में पेड़ ऐसा ग्रो हो गया। अभी पेड़ की जो जड़ें हैं, इससे क्या होगा? पत्थर में क्रैक्स आएंगे, फिर छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर टूट जाएंगे, है ना। तो वेदरिंग उसी को बोलते हैं। रॉक्स जो है ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में, ये फ्रीजिंग हो जाए पानी में। अब जैसे यहाँ जड़ें हैं, क्रैक्स हुए, अब कोई ठंडी जगह है तो यहाँ पे पानी रात में ओस जो होगी जम जाएगी बर्फ के फॉर्म में, फिर सुबह वो बर्फ पिघलेगी। तो ऐसे कभी वहां पे पानी फ्रीज हो रहा है, कभी लिक्विड फॉर्म में है, तो इससे क्या होगा? रॉक्स के जो क्रैक्स हैं वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे और इसकी वजह से वहां पे वेदरिंग होगी। समटाइम्स केमिकल चेंजेस अकर, एग्जाम्पल बसाल्ट टर्निंग रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। जो लाल मिट्टी हम बोलते हैं उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका रेड कलर आता है। तो केमिकल चेंजेस भी कभी कभी होते हैं। वेदरिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यही कंकड़ पत्थर टूट टूट कर बहुत सालों में, मतलब हजारों लाखों सालों में ये मिट्टी बनती है। ठीक है, अब इरोजन क्या होता है? विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैरी अवे सॉइल, सैंड एंड रॉक। अब ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, अब पेड़ को अगर यहाँ से हमने काट दिया तो इस पेड़ की जड़ ने क्या कर रखा था? इन मिट्टी को यहाँ पर बांध के रख रखा था। जैसे ही बारिश आई, अब पेड़ की जड़ें वहां पर नहीं है, पेड़ कट गए, तो ये अपने साथ पानी गिरेगा और ये मिट्टी को बहा कर ले जाएंगे, है ना। तो टॉप लेयर जो है यहाँ पर सॉइल की, वो बहकर चली जाएगी, उसी को हम कहते हैं इरोशन। ये चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया था। ये एक फिजिकल चेंज है। सेडिमेंट सेटल इन रिवर्स और ओशियंस एंड फॉर्म न्यू रॉक्स ओवर टाइम। जैसे नदी ऐसे बह रही है ना, तो अब वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है और नदी के तले में नीचे की तरफ वो जमते चले जाते हैं, रेत वगैरह, है ना, कंकड़ पत्थर। ये रेत की लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमते जमते यही नए पत्थर बनते हैं बहुत लंबे समय में, आप देखेंगे तो।
ठीक है, तो ये हमने चैप्टर देख लिया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, जो कि सभी मैंने लास्ट वाले पार्ट में कराया हुआ है। प्लीज जाके एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए। अगेन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है 5, देन ट्रू फॉल्स है 5, देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है 2 और ये 3, और यहाँ पर मैच देम है 5। ठीक, टोटल 20 है। ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं। आई होप अभी तक सभी बच्चे हैं बने हुए वीडियो में। कितने लोग अभी तक देख रहे हैं, यस लिखिए। ठीक है, सबको हार्ट दूंगी मैं और देखूंगी कि कितने बच्चों ने लास्ट तक देखा है। देन अब बचा लास्ट वाला चैप्टर। अभी हम 6 तक ही कर रहे हैं, और भी आगे के चैप्टर्स करने हैं तो प्लीज लेट मी नो, यहीं पर बता दीजिए, है ना। 6th वाला चैप्टर देख लेते हैं। एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। जब आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, उस एज को, उस स्टेज जो लाइफ की है, उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं। ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर, जो टीनेज की ईयर्स होती है उसके बारे में। ह्यूमन लाइफ इज डिवाइडेड इनटू इन्फेंसी। हमारा जो जीवन है ना वो डिवाइड होता है। इन्फेंसी जब हम बहुत छोटे होते हैं, जन्मजात बच्चे जो होते हैं, फिर चाइल्डहुड बचपन, फिर एडोलेसेंस स्टेज आता है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर ओल्ड एज आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। सो एडोलेसेंस ये 10 साल के अराउंड स्टार्ट होता है और 19 साल तक लगभग चलता है। ये जो स्टेज है इस समय पे रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडीज में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग विद एज। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन विजिबल चेंजेस इंक्लूड। कौन कौन से चेंजेस मेन होते हैं इस समय में एडोलेसेंस स्टेज में। सो सबसे पहले हाइट और वेट जो है इंक्रीज होती है। शोल्डर्स जो है बॉयज में वो ब्रॉडर होते हैं, चौड़े होते हैं, और उनकी चेस्ट चौड़ी होती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो डेवलप होता है। वॉइस में आवाज चेंज होती है। लड़कों की आवाज जो है उसमें भारीपन आ जाता है, हॉर्सनेस आ जाता है वॉइस बॉक्स के ग्रोथ के कारण, जिसे एडम्स एप्पल भी हमने पढ़ा था चैप्टर में। अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स ड्यू टू ऑयली सिक्रीशन इन स्किन पोर्स, क्योंकि ऑयली स्किन हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। हेयर ग्रोथ होते हैं आर्मपिट्स में, जो हमारा कांख बाजू वाला हिस्सा है हाथ के नीचे वाला, और प्यूबिक रीजन में आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर। और बॉयज में डेवलप फेशियल एंड चेस्ट हेयर, दाढ़ी मूछ लड़कों में आने लग जाती है। देन नेक्स्ट हमने देखा था, ये जो हमने चेंजेस पढ़े, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स की दाढ़ी मूछ आ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो है हमारे वहां पर हेयर ग्रोथ हो रही है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि हमारी बॉडी जो है एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है। ये नेचुरल साइंस है। देन प्यूबर्टी क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ की व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस अकर। एक्सटर्नल तो यहाँ पर हो ही रहे थे, अब इंटरनल बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, और हमारी बॉडी जो है कैपेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी रेडी होती है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेंजेस क्या क्या होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अब हमारी बॉडी जो है रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अब हमारी बॉडी में है। सो अलोंग विद एक्सटर्नल चेंजेस, बाहरी जो चेंजेस है उसके अलावा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मैच्योर हो जाते हैं। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था कि हर 21 से 35 दिन के अंदर पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। ये 3 से 7 दिन तक गर्ल्स को होता है। ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन का, ये बिगिन होता है एट प्यूबर्टी, जो अभी हमने एज स्टेज पढ़ी वहां पर ये शुरू होता है, और 55 ईयर्स की जब विमेंस हो जाती है तब ये बंद हो जाते हैं। ये जो साइकिल है या मेंस्ट्रुएशंस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड अ साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बताता है कि जो गर्ल्स हैं अब रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए बेबी रेडी है उनकी बॉडी। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ धारणाएं हमारे समाज में अबाउट मेंस्ट्रुएशंस आर रॉन्ग, वो गलत हैं। साइंटिफिक आउटलुक की जरूरत है। ऐसे ही बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। देन दीज चेंजेस शोज, तो ये जो चेंजेस हैं ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी जो है अब कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, बेबी रिप्रोड्यूस करने के लिए। देन नेक्स्ट हमने देखा था इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस। इस स्टेज में क्या क्या इमोशनल चेंजेस आते हैं या क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो एडोलेसेंस इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज ऑल्सो ब्रिंग्स इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। ऐसा नहीं जो अभी हमने फिजिकल चेंजेस पढ़े बॉडी में होते हैं सिर्फ वही होते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनल भी बहुत सारी चीजें होती है और बिहेवियरल तौर पे भी इमोशनल चेंजेस हैं, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगेगी, कभी बहुत खराब लगेगी। स्ट्रॉन्गर इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, एक्साइटमेंट, सैडनेस, देन इंक्रीज सेंसिटिविटी
क्रिएटिविटी, देन क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, देन बिहेवियरल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, टेकिंग अप न्यू एक्टिविटीज, हमें इस वक्त बहुत नई नई चीजें करने का मन करता है जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, डेवलपिंग लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, अगर हम इमोशंस को अच्छे से समझें तो ये हमें हेल्प करते हैं कि एडोलेसेंट वाला जो फेज है हमारी लाइफ का उसको थॉटफुली हम रिस्पॉन्ड करें हर सिचुएशंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखा था मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल जर्नी, किस तरीके से हमारा जो ये फेज है, हमने देखा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, इमोशनली हम चेंज हो रहे हैं, तो इसको जॉयफुल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड। इस वक्त हमारे शरीर क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारे शरीर को पोषक तत्व की जरूरत है, इसीलिए एडोलेसेंट नीड्स बैलेंस डाइट। अभी ऐसे बैलेंस डाइट की जरूरत है जो रिच हो, किस चीज में प्रोटीन हो, उसमें खाने में कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। फूड्स लाइक मिल्क, मिलेट, स्पिनच, पल्सेस एंड फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए इस एज में। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर लोह तत्व की कमी हो, लोहे की कमी हो जाए शरीर में, और विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुविधा सैनिटरी पैड इनिशिएटिव। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन है उसके प्रति जागरूक करने के लिए सोसाइटी को ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। देन नेक्स्ट हम इसमें क्या देख सकते हैं, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए, जैसे बॉडी की हाइजीन बहुत जरूरत है जिससे कि इन्फेक्शंस ना हो। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने चाहिए, सैनिटरी पैड्स और क्लॉथ पैड्स जो भी यूज कर रहे हैं उनको समय समय पर चेंज करना चाहिए। यूज पैड्स शुड बी रैप्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्ली टू मेंटेन हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। ऐसा नहीं जो पीरियड्स के दौरान जो पैड्स हमने यूज किए उसको कहीं भी आप फेंक दें, नहीं, उसको हमें सही से रैप करके अच्छे से और तब उसे डिस्पोज करना चाहिए ताकि आसपास कुछ उससे नुकसान ना हो। देन थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटीज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए। स्पोर्ट्स जो है हमारे इंप्रूव करते हैं स्टैमिना को, मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति को इंप्रूव करते हैं। देन ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। बैलेंस सोशल लाइफ, हमें सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो एडोलेसेंट्स जो है, जो बच्चे इस उम्र में होते हैं, उन्हें पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। जब भी हम ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मिस यूज नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया का, नहीं तो ये साइबर बुलिंग की तरफ लीड करता है। एडोलेसेंट शुड प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स व्हेन नीडेड। अगर उनके साथ कोई बुली कर रहा है उन्हें, या साइबर क्राइम किसी भी तरीके का हो रहा है, ऑनलाइन कोई उन्हें परेशान कर रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ सारी चीजें शेयर तुरंत करना चाहिए बच्चों को। देन नेक्स्ट इज अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई हानिकारक सब्सटेंस है वो हमें खाने की लत नहीं लगानी चाहिए। एडोलेसेंट मे बी टेम्प्टेड टू ट्राई हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टबेको, गुटखा, अल्कोहल, ड्रग्स। ये जो सुपारी वगैरह होती है या शराब होती है ना, तो इनके प्रति बच्चे अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये एडिक्टिव होती है नेचर में। एडिक्टिव मतलब इसकी आदत लग सकती है, आपको लत लग सकती है, और इससे सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लंग डैमेज हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए इनको फॉर्मली बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर हमें क्या कहना चाहिए, नो। और अगर कोई प्रेशर दे रहा है आपको कि नहीं नहीं थोड़ा सा ड्रिंक करके देख, थोड़ा सा खा के देख, तो आपको हेल्प के लिए बुलाना चाहिए किसी को या बताना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें अगर किसी को लत लग गई है तो ये छुड़ाया जा सकता है, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान एंड नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। देन द नेक्स्ट इज द व्हाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर मेनली ड्यू टू हार्मोन्स, केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में एडोलेसेंस पीरियड के दौरान होते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं करते क्या है, तो ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ, इमोशंस एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। दे आर सिक्रेटेड इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल्ड बाय ब्रेन सिग्नल्स। ये जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट्स में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, और इनको कंट्रोल कौन करता है, इनके सिक्रीशन को, कि कब रिलीज होंगे, कितना रिलीज होंगे, हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है और इनको कंट्रोल करता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। नाउ इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं 20 मार्क्स के। अगेन हियर यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। आई एम पॉजिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। देन यहाँ पर है आपका ट्रू फॉल्स, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 11th 12th, यहाँ 13th 14th और 15th। देन यहाँ मैच देम है 20 तक और ई तक ऑप्शंस है, राइट।
सो आई होप सबने मार्क करा होगा पॉज करके, ये यहाँ पर आंसर है, आप मैच कर सकते हैं. ओके, so with this students we are done with one short revision of chapter number 1 to 6 class 7 science half yearly examination. I hope this video is going to help you. कैसा लगा आप लोगों को प्लीज लेट मी नो, और किस सब्जेक्ट का ऐसा मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे बताइए. ओके, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.